आइए बच्चों, आज हम कूलाम के नियम का सदिश रूप यानी कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। कि यानी कि आज हम ये देखेंगे कि जो कूलाम का नियम है उसको सदिश रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए बच्चों, आप जब कूलाम का नियम पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा था कि जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर होते थे तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता था। बच्चों देखिए, ये उस कंडीशन में लगता है बल जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में होते हैं। अगर मान लीजिए कि परावैद्युतांक वाला माध्यम इसमें रखा गया हो तो तब उस समय बच्चों हम लिखते थे यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये बच्चों देखिए, जो लगने वाला बल है अदिश रूप में है यानी केवल परिमाण में है। ये अगर इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो बच्चों आप जानते हैं कि कोई राशि अगर है, अगर उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं तो सदिश रूप में हो जाता है। और बच्चों आप ये भी जानते हैं कि अगर परिमाण में यूनिट वेक्टर से गुणा कर दें तो सदिश रूप में बदल जाता है यानी कि सदिश रूप में आ जाता है। अगर मान लीजिए हम एक यूनिट वेक्टर I लेते हैं, यूनिट वेक्टर प्रदर्शित करने के लिए बच्चों हम कैप ऊपर लगाते हैं तो हमारा यूनिट वेक्टर के रूप में होता है। अब बच्चों अगर हम इसके देखिए, ये क्या है, परिमाण है और ये यूनिट वेक्टर है। अगर इनमें गुणा कर दे तो ये हमारा जो है सदिश रूप में आ जाएगा वेक्टर 1 के रूप में। तो कहने का मतलब है कि परिमाण में अगर यूनिट वेक्टर से गुणा कर दे तो क्या हो जाता है, सदिश हो जाता है। और दूसरी बात बच्चों, अगर कोई राशि है अगर उसके ऊपर हम तीर लगाते हैं तो सदिश रूप में आ जाता है। तो बच्चों अगर इस बल को हमको सदिश रूप में दिखाना है तो यहाँ तो हम वेक्टर लगा दिए तो ये सदिश रूप में आ गया। अब इसको हमको सदिश रूप में इधर भी लाना है, चूंकि बच्चों एक तरफ सदिश एक तरफ अदिश नहीं रह सकता। जब भी चूंकि यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है इसका मतलब कि अगर सदिश रूप में इधर है तो सदिश रूप में इधर होना चाहिए। तो अब चूंकि बच्चों अभी ये क्या है, परिमाण के रूप में है यानी कि अदिश फॉर्म में है, तो इसको सदिश बनाने के लिए अगर हम यूनिट वेक्टर से बच्चों गुणा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, सदिश रूप में आ जाएगा। तो चूंकि बच्चों देखिए यहाँ हमारा R क्या है, वेरिएबल है, R परिवर्तनशील है, इसी R को हम सदिश रूप में लाना चाहते हैं। अगर R हमारा सदिश रूप में आ जाएगा तो ये देखिए बच्चों हमारा पूरा ये सदिश फॉर्म में आ जाएगा। तो चूंकि अगर हम R के यूनिट वेक्टर को R कैप लें बच्चों, तो अब R कैप R का यूनिट वेक्टर हो गया। अगर R से इसमें गुणा कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर R बन गया। तो अब कहने का मतलब कि इसको सदिश रूप में लाने के लिए हम पहले इसमें यूनिट वेक्टर से गुणा करें। तो चूंकि देखिए बच्चों जो हमारा R है ये सदिश रूप में ये Q2 आवेश से Q1 की तरफ है, तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पर R को दिखाएंगे, R यूनिट जो वेक्टर है R21 कैप से दिखाएंगे। अब इसमें अगर R से गुणा कर देंगे तो हमारा वेक्टर R हो जाएगा। तो अब बच्चों देखिए आप इसको सदिश रूप में कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों हम फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों x अक्ष और फिर ये y अक्ष है और ये z है, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु। तो मान लीजिए बच्चों मूल बिंदु से एक आवेश Q1 वेक्टर R1 दूरी पर है और दूसरा आवेश Q2 मूल बिंदु से वेक्टर R2 दूरी पर है। तो अब बच्चों अगर ये R2 दूरी पर है, ये R1 दूरी पर है, तो यहाँ देखिए बच्चों Q1 और Q2 के बीच भी एक दूरी होगी। ये मान लीजिए हमारा जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो समान R है। अब चूंकि बच्चों इसको सदिश रूप में हमको दूरियों को दिखाना है
तो हम O से जब B की तरफ आए हैं तो हमारा एरो किधर लगेगा, O से B की तरफ लगेगा। और देखिए जब O से A की तरफ आ रहे हैं तो एरो हमारा O से A की तरफ लगेगा। अब देखिए बच्चों, अगर हम एक त्रिभुज पर विचार करें, यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज OBA, तो अगर देखिए बच्चों हम यहाँ से चलते हैं तो हमको एक वेक्टर ये मिल गया OB। वेक्टर क्या मिल गया, OB। अब देखिए बच्चों, यहाँ हम जानते हैं बच्चों कि जो रिजल्ट होता है, जिस वेक्टर से हम शुरू करते हैं उसके टेल और लास्ट वाला वेक्टर जो होता है उसके हेड को मिला देते हैं, वही हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। अब चूंकि बच्चों देखिए अगर हम इस वेक्टर को लेकर चलते हैं तो इसके टेल से जो वेक्टर जाएगा, यानी कि जिस वेक्टर का यहाँ पर टेल होगा वही क्या होगा, रिजल्ट बताएगा। अब इसका मतलब कि ये वेक्टर जब हम OB लेंगे और इसके टेल से जो वेक्टर खींचेंगे वही क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा। तो अब देखिए चूंकि यही वेक्टर जा रहा है OA, तो इसका मतलब कि जो त्रिभुज बन रहा है दो वेक्टरों का योगफल जो बनेगा वेक्टर OA बनेगा। तो अब देखिए जब ये बन रहा है बच्चों, इसका रिजल्ट जो त्रिभुज बनेगा उसका रिजल्ट क्या बनेगा, हमारा OA बनेगा। तो अब चूंकि इस त्रिभुज में देखिए एक वेक्टर ये है, अब देखिए बच्चों जब हम वेक्टर को जोड़ते हैं एक वेक्टर खींचते हैं, फिर अगले वाले हेड से दूसरे वाले का टेल लगाते हैं। तो अब इसका मतलब कि यहाँ से जो बच्चों वेक्टर आगे बढ़ेगा उस वेक्टर का टेल लगेगा। अब इसका मतलब कि उसका हेड इस तरफ होगा, यानी कि उसका डायरेक्शन ये होगा। अब देखिए जब रिजल्ट देंगे तो इसको इससे मिला देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाए। इसका मतलब कि जो यहाँ पर हमारा AB दूरी का वेक्टर बनेगा वो किधर से किधर बनेगा, B से A की तरफ बनेगा। इस प्रकार बच्चों वेक्टर OB और वेक्टर AB का योगफल जो बनेगा वेक्टर OA बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर दो आवेश Q1 Q2 हैं, अगर ये समान चार्ज वाले हैं, यानी कि दोनों धनावेश है, मान लीजिए अगर धनावेश है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये इधर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये वाला इस पर इधर लगाएगा। तो अब देखिए बच्चों जो A और B पर आवेश रखे गए हैं अगर प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो Q1 वाला Q2 को इधर प्रतिकर्षित करेगा, बल लगाएगा, और इस बल को हम मान लेते हैं वेक्टर F21। इसका मतलब कि Q2 आवेश पर एक पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल, इसको प्रदर्शित करेंगे वेक्टर F21 से। उसी तरह जब Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा उसको हम प्रदर्शित करेंगे वेक्टर F12, यानी कि आवेश 1 पर आवेश 2 द्वारा लगाया गया बल। तो अब देखिए बच्चों चूंकि प्रतिकर्षित कर रहे हैं इसलिए इनकी दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो अब देखिए बच्चों आगे कहा जा रहा है कि यदि समान चिन्ह के दो बिंदु आवेश, यानी कि समान चिन्ह वाले हैं, या तो दोनों धनावेश है या तो दोनों ऋणावेश है। जब दोनों धनावेश या ऋणावेश होंगे तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित ही करेंगे। बिंदुओं A एवं B पर निर्वात में रखे गए हों तो, यानी कि बिंदु A और B पर निर्वात में रखे गए हैं। अब आगे कहा जा रहा है तो आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा बच्चों, देखें F12 बराबर मिलेगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। अब चूंकि ये बल जो होता है सदिश होता है तो इसलिए हम इसको वेक्टर के रूप में दिखाएंगे बच्चों। अब चूंकि जब इधर सदिश बनाए तो इधर भी सदिश बनाना है,
तो सदिश बनाने के लिए हम यूनिट वेक्टर से गुणा करें। क्योंकि r जो है हमारा, देखिए बच्चों, r इसमें क्या है, परिवर्तनशील है, यानी कि वेरिएबल है। इसी r को हम यूनिट वेक्टर के रूप में दें, यानी कि जो यूनिट वेक्टर लेंगे r के रूप में लेंगे। तो अब चूंकि हमारा बल जो लग रहा है Q2 से Q1 की तरफ लग रहा है, इसलिए वेक्टर जो यूनिट वेक्टर लेंगे R21 कैप कर देंगे। यूनिट वेक्टर को बच्चों कैप से दिखाते हैं। जैसे इसमें जो है सदिश रूप दिखाने के लिए तीर का चिन्ह लगाते हैं, एरो का चिन्ह लगाते हैं, तो इसमें यूनिट वेक्टर जो होता है उसमें सदिश दिखाने के लिए उसके ऊपर कैप का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो AB के बीच की दूरी r है, वेक्टर r है सदिश के रूप में। ये जानते हैं कि अगर कोई राशि वेक्टर के रूप में है तो उसके परिमाण और यूनिट वेक्टर में अगर गुणा कर देते हैं तो वो सदिश बन जाता है। तो अब चूंकि इस वेक्टर r को दिखाने के लिए बच्चों हमको चाहिए क्या, R21 कैप चाहिए। इसका मतलब जब तक यहाँ r नहीं होगा तब तक हम इसको वेक्टर r नहीं दिखा सकते हैं। तो अब बच्चों देखिए, इसको वेक्टर r के रूप में दिखाना तो यहाँ r से गुणा कर दें। जब बच्चों यहाँ r से गुणा कर देंगे तो इसका मतलब हम अंश में r से गुणा कर दिए, तो इसको बराबर रखने के लिए r से भाग भी करेंगे, यानी कि हर में भी r का गुणा करेंगे। तब बच्चों हमारा ये बन जाएगा वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R³ बन जाएगा। जब ऊपर नीचे r से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R21 कैप बच्चों बन गया। तो वही बच्चों आपको देखे वेक्टर के रूप में लिखा गया है कि वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। ये तो परिमाण है उसका, और जैसे ही यूनिट वेक्टर से गुणा करेंगे ये भी क्या बन जाएगा, सदिश बन जाएगा। आगे लिखा जा रहा है जहाँ R21 कैप बराबर Q2 से Q1 की तरफ एकांक वेक्टर है। देख रहे हैं बच्चों, जो वेक्टर की दिशा है वो B से किधर है, A की तरफ है, यानी कि इसका डायरेक्शन जो है इस दूरी का वो B से A की तरफ है। आगे देखिए बच्चों, जब हम अभी ये जो बता रहे थे कि अगर इसमें r से गुणा कर देंगे तो हमारा वेक्टर r मिल जाएगा, तो इसलिए इसमें हम ऊपर नीचे r से गुणा कर देंगे तो ये Q1 Q2 बटे यहाँ क्या हो जाएगा, R³ बन जाएगा, और ये हो जाएगा R और R21 कैप। इसको बना दीजिए बच्चों समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, वेक्टर के त्रिभुज के नियम से हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर OB धन, फिर कहाँ से चल रहे हैं, B से A वाला वेक्टर ले रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा वेक्टर BA। बच्चों देखिए, जिधर से चलते हैं उधर ही हम लेते हैं। अब B से A की तरफ आ रहे हैं इसलिए BA लेंगे। अगर डायरेक्शन इधर होता तो हम क्या लेते, AB लेते। अब देखिए बच्चों, वेक्टर के त्रिभुज के नियम से हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर OB धन। अब देखिए O से B की तरफ जा रहे हैं इसलिए OB लेंगे। अगर हम B से O की तरफ आते तो BO लेते। अब चूंकि O से B की तरफ जा रहे हैं इसलिए वेक्टर OB। फिर उसके बाद देखिए अगला वेक्टर जो लिया गया है किधर से किधर लिया गया है, B से A की तरफ, इसलिए हो जाएगा वेक्टर BA बराबर। अब इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, OA होगा। आप त्रिभुज के नियम से जानते हैं कि दो वेक्टरों को अगर जोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर A है एक वेक्टर A है, तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो दोनों वेक्टरों को, तो जो पहला वेक्टर है उसको खींच लेते हैं, अगले को इसके वाले शीर्ष से इसके तेल को जोड़ते हैं, फिर जो रिजल्ट होता है इसके शीर्ष से इसके हेड को मिला देते हैं, ये हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो अब चूंकि बच्चों देखिए ये वेक्टर खींचा गया, फिर इसके शीर्ष इसके हेड से बच्चों जो है अगले का टेल रखा गया है, इसका शीर्ष यहाँ आ रहा है, फिर जो रिजल्ट देंगे तो इसके टेल से इसके हेड को मिला देते हैं, तो यही हमारा रिजल्ट हो जाता है।
तो अब कहने का मतलब कि इन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वेक्टर OA होगा। तो ये हो गया वेक्टर OA। अब चूंकि बच्चों देखिए हमको इस फार्मूले में R का मान वेक्टर के रूप में रखना है, तो R हमारा है क्या, R हमारा क्या है, AB है। तो AB को एक तरफ रखिए और उसी को कैलकुलेट कर देंगे तो R का मान निकल आएगा। तो देखिए बच्चों हम लिख सकते हैं वेक्टर BA बराबर वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB। अब वेक्टर BA बराबर क्या है बच्चों, वेक्टर R। तो यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर R बराबर OA क्या है हमारा, OA है वेक्टर R1 और OB क्या है, वेक्टर OB क्या है, वेक्टर R2 हो गया। अब देखिए बच्चों हम चाहे तो वेक्टर BA यहाँ देखिए लिख सकते हैं, वेक्टर R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R की जगह पर लिख सकते हैं बच्चों R2 1 कैप, यानी कि इसकी जगह पर जो आएगा हमारा, इसके परिमाण और यूनिट वेक्टर से गुणा करने के बाद ये चीज़ हमको मिल जाता है। तो अब देखिए बच्चों चूंकि हमको R का मान देना है इसलिए यहाँ क्या रखेंगे, केवल परिमाण R। तो इसका देखिए जब परिमाण देंगे तो माड में इसको रखेंगे तो वेक्टर R और इधर का भी माड निकल आएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। जैसे ही माड लगाएंगे सदिश रूप हट जाता है, यानी कि वो परिमाण के रूप में आ जाता है। अब देखिए जब इसको हम परिमाण के रूप में लाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा R, यानी कि अब चूंकि ये परिमाण के रूप में है तो परिमाण का मतलब ये है कि इसका जो सदिश रूप है किसमें आ गया, केवल परिमाण में आ गया, यानी कि यही इसके ऊपर से वेक्टर हट जाएगा। और इधर हो गया हमारा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। R बराबर हम बच्चों इतना रख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ देखिए R2 1 कैप की जगह पर क्या रखेंगे, ये देखिए R2 1 कैप जो है बच्चों एवं R2 1 कैप जो होगा बच्चों ये क्या है, वेक्टर R है। वेक्टर R हमारा क्या मिल रहा है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब इसके बाद इसका मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो देखिए हमको क्या मिलता है। अब बच्चों लिखिए, अब देखिए बच्चों यहाँ लिखिए R एवं R2 1 कैप का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा हमारा वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। अब R की जगह पर बच्चों क्या रखेंगे, माड वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, माड वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब यहाँ देखिए बच्चों घाते 3 लिखा गया है इसलिए घात 3 हो जाएगा। और R2 1 कैप की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ देखिए आया है हमारा R2 1 कैप वेक्टर R के बराबर है और वेक्टर R इसके बराबर है, तो यहाँ रखेंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब देखिए बच्चों ये सदिश रूप में आ गया है आपका। इनकी स्थिति वेक्टर के हिसाब से जो दोनों आवेश रखे गए हैं मूल बिंदु से किसी ना किसी दूरी पर, उस स्थिति के हिसाब से एक मूल बिंदु से R1 दूरी पर है, एक R2 दूरी पर,
उस दूरी के हिसाब से हमारा जो है लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का सदिश रूप ये आ गया। अब देखिए बच्चों, इधर वेक्टर लगा है तो इधर सदिश है। अब यहाँ देखिए बच्चों, आप विचार करिए, अगर वेक्टर को सरल किया गया है, फिर उसका जब चूंकि दो वेक्टरों का अंतर करेंगे तो एक वेक्टर ही आएगा, लेकिन वेक्टर का जैसे ही माप देंगे तो परिमाण हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ तक पूरा बच्चों क्या है, परिमाण है। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, वेक्टर में से वेक्टर अगर घटाते हैं तो एक वेक्टर मिलेगा, यानी कि सदिश मिलेगा। और जब भी अदिश में सदिश का गुणा करेंगे वो क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। इसका मतलब ये पोर्शन हमारा क्या है, सदिश है। जैसे इधर वाला पोर्शन सदिश है, ये भी इसका मतलब सदिश है। आगे देखिए बच्चों, इसी प्रकार जैसे 2 1 पर बल लगा रहा है, उसी तरह 1 यानी कि पहला आवेश भी दूसरे पर बल लगाएगा। इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे। अब देखिए बच्चों, उसमें जो बल लग रहा था Q2 से Q1 की तरफ लग रहा है, अब इसमें Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है, इसलिए दोनों वेक्टर का जो यहाँ अंतर दिखाया गया है ये आपस में बदल जाएंगे, यानी कि दिशा विपरीत हो जा रही है। तो जब तक इनको बदलेंगे नहीं तब तक उनकी दिशा विपरीत होगी नहीं। तो इसलिए इनको यहाँ जो लिखा गया वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, हम लिखेंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 की घाते 3, और ये हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसको बना दीजिए बच्चों, देखिए समीकरण 3, और इसको बना दीजिएगा आप समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, इन दोनों बलों में अंतर क्या है। यहाँ तक बच्चों देखिए, ये और इसमें ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि बच्चों देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 दोनों में है। और देखिए यहाँ आपको अंतर जो दिखाई दे रहा है R1 माइनस R2 करके है, और यहाँ R2 माइनस R1। लेकिन बच्चों अगर इसमें देखिए घटाएंगे, अगर एक निगेटिव आता है एक में पॉजिटिव आएगा, अगर इसमें पॉजिटिव है तो इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव आएगा। लेकिन बच्चों माड लगा हुआ है, तो हम जानते हैं माड में जो रखे गए होते हैं उनके रिजल्ट हमेशा क्या है, पॉजिटिव में आते हैं, यानी कि प्लस में आते हैं। तो इसलिए ये भी क्या होगा, जो रिजल्ट यहाँ का आएगा प्लस, यहाँ का प्लस, इसलिए जो रिजल्ट यहाँ होगा वही रिजल्ट यहाँ बच्चों। लेकिन यहाँ देखिए माड नहीं लगा है, तो यहाँ सदिश रूप में अंतर किया गया है। तो इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव देगा तो एक क्या देगा, निगेटिव देगा। तो अब बच्चों लेकिन इनके अंतर का परिमाण तो वही आएगा, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। एक धनात्मक होगा तो एक ऋणात्मक होगा। तो जब जितना मान ये है उतने मान ये है, तो परिमाण इधर का जितना होगा, अब देखिए बच्चों जितना परिमाण इसका होगा उतने परिमाण इसका होगा, लेकिन चिन्ह दोनों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। इसका मतलब कि जब परिमाण इनके बराबर है, इसका मतलब कि F12 और F21 क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन उनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। आगे लिखिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर R1 वेक्टर R2 एवं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1
विपरीत दिशाओं में समान वेक्टर हैं, यानी कि दिशा विपरीत होगी लेकिन परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः हम लिख सकते हैं, अभी हमने कहा है कि बच्चों जब इनका परिमाण देखेंगे दोनों का तो बराबर आएगा, लेकिन ये वेक्टर बदलने की वजह से वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 है, इसमें वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, इसलिए इनके चिन्ह बदल जाएंगे, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक, लेकिन परिमाण क्या है, बराबर है। इस आधार पर हम लिख सकते हैं अतः वेक्टर F1 2 बराबर माइनस वेक्टर F2 1। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कि इनके परिमाण तो बराबर हैं लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। इस प्रकार हम बच्चों कह सकते हैं कि एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है दूसरा आवेश भी उतने बल इसमें विपरीत दिशा में लगा रहा है। अतः कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। जो कूलॉम का नियम है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन कर रहा है। अब देखिए बच्चों, इस रिजल्ट से आपको ये दिखाई दे रहा है कि आवेश की मात्रा भले अलग अलग है लेकिन उस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा परिमाण में क्या होगा, बराबर होगा। अब चूंकि बच्चों यहाँ देखिए समान आवेश थे इसलिए उनकी दिशा क्या थी, अलग अलग थी, और उसी तरह जब विपरीत आवेश लेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तब भी वहाँ क्या होगा, परिमाण बराबर होगा लेकिन दिशा भी क्या होगी, उनकी अलग अलग ही होगी। क्योंकि जब देखिए एक आवेश यहाँ होगा और एक आवेश यहाँ होगा, ये इधर खींचेगा तो ये इधर खींचेगा, तब भी यहाँ दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि आवेश की मात्राएं अलग अलग होने के बावजूद भी उन पर लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, समान होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उनमें जो बल लगते हैं उसमें हमेशा जो अनुपात होता है बलों का 1:1 ही होगा। अक्सर बच्चों ये विकल्पी वाले प्रश्न में पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि दो आवेश हैं और उनकी मात्राएं अलग अलग है, जैसे मान लीजिए कि एक आवेश Q1 मान लीजिए Q कूलॉम का है और दूसरा आवेश Q2 मान लीजिए 4Q कूलॉम का है, यानी कि पहले वाले का 4 गुना। इस पे प्रश्न पूछा जाता है कि इनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों का अनुपात क्या होता है। तो अब बच्चों देखिए अब देखिए बच्चों जो विकल्पी में होता है वो आवेश की मात्रा के हिसाब से अनुपात दे देते हैं, इसके हिसाब से कहते हैं 1:4 हो जाएगा, फिर इन्हीं अनुपात को बदल कर कह देते हैं 4:1 हो जाएगा, और जो एक इसका रिजल्ट होता है उसको दे देंगे 1:1 के रूप में, और या कह देंगे इनमें से कोई नहीं, या मान लीजिए इसी में कोई और बदलकर विकल्पी प्रश्न बना देंगे। लेकिन बच्चों अभी आपने देखा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल था परिमाण में क्या था, बराबर है। आवेश की मात्रा बच्चों कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, चाहे वो बराबर हो चाहे अलग अलग हो, तो जितना बल एक लगाएगा उतने बल दूसरा लगाता है। इसलिए हमेशा बलों में अनुपात 1:1 ही होगा। आप आवेश की मात्राओं के हिसाब से इनमें अनुपात नहीं देंगे, यानी कि जब भी अनुपात कहेंगे 1:1 ही कहेंगे। आप बच्चों इसको हमेशा याद रखिए कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा
उसमें सदैव 1:1 का ही अनुपात होगा। अभी अभी हमने देखा है कूलाम के सदिश रूप में। और दूसरी बात बच्चों, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर एक आवेश Q1 है, एक Q2 है। अब चूंकि आवेश तो गतिमान होते नहीं, अगर जब तक देखिए इनके परिमाणों में अंतर नहीं होगा तब तक ये गतिमान नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए ये स्थिर होकर, दोनों स्थिर होकर एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, मान लीजिए दोनों आकर्षित कर रहे हैं और जहाँ पर ये है वहीं पर ये, तो बताओ बच्चों जब इनके स्थान नहीं बदल रहे हैं तो इसका मतलब कि जितना प्रभाव इनका है उतने प्रभाव इनका है, यानी कि जितने बल से एक खींच रहा है उतने बल से एक खींच रहा है, तभी तो ये स्थिर है, एक ही जगह पर है। अगर इनके बल अलग अलग होते तो आवेश क्या होता, यानी कि गतिमान हो जाता। अगर मान लीजिए ज़्यादा बल से खींचता इसकी अपेक्षा तो ये गतिमान हो जाता, अगर ये ज़्यादा बल से खींचता तो ये गतिमान हो जाता। जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, अगर मान लीजिए कि हम जितना बल इधर लगाएं उतने बल इधर लगाएं तो क्या ये गतिमान हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि अगर गतिमान नहीं हो रहा तो ये दोनों के परिमाण क्या है, बराबर है। अगर मान लीजिए बच्चों एक ज़्यादा है एक कम है तो ज़्यादा वाला अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो चूंकि यहाँ आवेश जो है स्थिर है तो इसका मतलब कि इन पर लगने वाले बल जो है बराबर है। तो इस प्रकार बच्चों आपने एक इसमें बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में भी देखा कि अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है, अगर उनके परिमाण चाहे बराबर हों चाहे अलग अलग हों, उनके बीच लगने वाले बल का अनुपात 1:1 ही होता है। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक के बारे में अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।